हमें सिखाया जाता है कि यहां पहुंच जाओ, वहां पहुंच जाओ, उसके बाद ही तुम्हें खुशी मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो कहते हैं कि यूपीएससी में एक पीडीएफ आपका जीवन बदल देती है। अगर आप इन तो आप हीरो, और अगर आप आउट तो आप जीरो। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी है 6 बार, 2014 से 2019 लगातार 5 साल हो गए हैं। और इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी मेहनत के बाद भी एग्जाम अगर क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है तो क्या रीजन है? यूपीएससी में लगातार 6 बार फेलियर्स के बाद भी मैं नहीं टूटा, मैं खड़ा हुआ। तो ये जो 3 सवाल थे और इनके जो 3 आंसर थे, वो मेरे दिमाग में इतना उतर चुके थे कि मुझे अब हर क्षण किसी भी एग्जाम में एक बार फेल होने के बाद हमारी हिम्मत टूट जाती है। उसी एग्जाम में दोबारा फेल होने के बाद हमारी हिम्मत और टूट जाती है। तो आप इमेजिन करिए, एक ही एग्जाम में 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार फेल होने के बाद उस आदमी की हिम्मत की क्या हालत होगी। चारों तरफ से इतने सारे फेलियर्स पाने के बाद आप पे एक लेबल चिपका दिया जाता है कि आपसे ये चीज हो ही नहीं सकती। हर आदमी आपको आके कहता है कि तू तो ये कर ही नहीं सकता, तू कुछ और ट्राई कर ले। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी है 6 बार, 2014 से 2019 लगातार। और इस परीक्षा में मैं हर बार फेल होता रहा, अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग कारणों से। बट इतने सारे फेलियर्स के बाद जब समाज आप पे फेलियर का लेबल चिपका देता है, तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अपने आप के कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करना और अपने आप को फिर से खड़ा करना। बट मैंने अपने आप को खड़ा किया, और उसी खड़े करने की जर्नी को मैं आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बताना चाहता हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित यादव। मैं हूं एक डॉक्टर, एजुकेटर और हरियाणा पीसीएस टॉपर। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं बिलोंग करता हूं चरखी दादरी हरियाणा से, एक मिडिल क्लास फैमिली से। मुझे ना बचपन से ही एग्जाम देने का बड़ा शौक था और बच्चों को पढ़ाने का भी बड़ा शौक था। तो मैंने सबसे पहले राइस स्कूल स्पोर्ट्स की परीक्षा दी, उसको क्वालिफाई किया। सैनिक स्कूल की परीक्षा दी, उसको क्वालिफाई किया। पर जब मैं उस परीक्षा की तैयारी में जाता था तो मेरी क्लासेस होती थी रात को, और रात में जब मैं लौट के वापस घर आता था तो वहां पे स्ट्रीट लाइट्स का इंतजाम नहीं होता था। और एक छोटा सा बच्चा बिना स्ट्रीट लाइट्स के जब घर आता है तो सोचिए उसको कितना डर लगता होगा। और उसी डर ने मुझे मजबूर किया अपने पापा से पूछने के लिए कि ये जल क्यों नहीं रही हैं। तो उन्होंने मुझे वहां से बताया कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सारे शहर की देखभाल करने की, वो होती है कलेक्टर के पास। वहां से ये बीज गया मेरे दिमाग में कि मुझे एक कलेक्टर बनना है और इन स्ट्रीट लाइट्स को जलाना है, ताकि कोई बच्चा अगर पढ़ते टाइम उसको डर ना लगे, वो अपने घर जाते हुए सेफ महसूस करे। वहां से मेरे ये जर्नी स्टार्ट हुई और मैंने इस तरफ से अपने आप को नॉलेज पाने की शुरुआत करी। मैंने घर वालों से कहा मैं कलेक्टर बनूंगा। पर पापा, मिडिल क्लास फैमिली, आपको पता है कि वो चाहते हैं कि उनके बेटे या तो डॉक्टर बने या फिर इंजीनियर बने। मेरे पापा का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। एक कारण उसके पीछे यह भी था कि सिविल सर्विसेज जिस यूपीएससी के थ्रू होता है, यूपीएससी को बोला जाता है अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। तो आपकी श्योरिटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। चाहे आप कितने ही अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, बट आप नहीं कह सकते कि मैं सेलेक्ट होऊंगा। ये बात मेरे पापा को पता थी उस टाइम पे। तो उन्होंने मुझे कहा बेटा एक बार ना अपना फ्यूचर सिक्योर कर ले, उसके बाद तेरे को जो करना है तू कर लियो। तो उन्होंने मुझे कहा डॉक्टर बन जा। मैंने ऑल इंडिया पीएमटी का एग्जाम दिया, क्वालिफाई किया। 2007 में मेरा एडमिशन हुआ इंडिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज, स्टैनली मेडिकल कॉलेज चेन्नई में। मैंने अपनी ग्रेजुएशन शुरुआत करी 2007 में और 2013 में फिनिश करी। कॉलेज टाइम में मैं थोड़ा सा अपने इस ड्रीम से भटक गया था, बट जैसे जैसे मेरा कॉलेज खत्म हुआ, मैंने अपने विचारों को फिर से एकाग्र करते हुए अपने ड्रीम पे फोकस किया। घर वालों का सपना मैंने पूरा कर दिया था, अब बारी आई मेरे खुद के सपने की। तो मैंने अपनी तैयारी शुरू करी और 2014 से मैंने यूपीएससी का एग्जाम लिखना शुरू किया। अब पहले ही अटेम्प्ट में मैंने 2014 में यूपीएससी का मेंस लिखा। मैं अपने एक दोस्त के साथ जयपुर घूमने गया हुआ था। हम लोग एक मूवी देख रहे थे। इंटरवल में मुझे पता चला कि मेंस का रिजल्ट आ गया है। हम बड़े खुश थे। हमने देखा मेरे दोस्त का सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बट उसी दिन रात को बस पकड़ के मैं अपने चरखी दादरी घर वापस आ गया और मैंने बुक्स उठा ली एनसीईआरटी और तैयारी शुरू करी 2015 के प्रीलिम्स की।
मैंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज लगाई, मैं बहुत खुश था कि तैयारी बहुत अच्छी हो गई है। आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट, और कहीं ना कहीं वो ओवर कॉन्फिडेंस मुझे ले डूबा। 2015 का मेरा प्रिलिमिनरी ही क्वालिफाई नहीं हुआ। उस दौरान हरियाणा गवर्नमेंट में मेडिकल ऑफिसर की जॉब निकली हुई थी, और मेरे भी दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि मुझे इकोनॉमिकली घर वालों से इंडिपेंडेंट होना है और अपनी तैयारी खुद अपने बलबूते पर ही करनी है। तो मैंने मेडिकल ऑफिसर की इंटरव्यू दिया, क्वालिफाई किया, और सिविल हॉस्पिटल भिवानी में अपनी जॉब शुरू करी। जॉब के साथ साथ मैं तैयारी में था। हमारे यहाँ थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप जॉब के दौरान अपनी ड्यूटीज एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि डॉक्टर्स 24/7 ड्यूटी पे रहते हैं। तो मैं क्या करता था, मैं 15 दिन अपनी नाइट ड्यूटी लगाता था 12-12 घंटे की, और बाकी जो 15 दिन मेरे को मिलते थे उसमें मैं अपनी तैयारी करता था। इस तरीके से मैंने एग्जाम देने शुरू किए। 2016 मैंने इंटरव्यू दिया, बट मैं फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाया। 2017 मैंने फिर से इंटरव्यू दिया, मैं फिर से 13 नंबर से रह गया। 2018 में मैंने सोचा कि तैयारी में थोड़े से चेंज करते हैं, स्ट्रैटेजी को मैंने चेंज किया, बट मेरा मेंस रह गया 10 मार्क्स से। फिर मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि यार 5 साल हो गए हैं, और इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी मेहनत के बाद भी एग्जाम अगर क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है तो क्या रीजन है। मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं मैं एक कंफर्टेबल जोन में हूं बिकॉज ऑफ माई जॉब। तो मैंने एक स्टोरी उस टाइम पे पढ़ी थी, एक सेनापति अपने सिपाहियों को लेके एक आइलैंड पे अटैक करने जाता है, और जिन शिप्स में वो आते हैं सबसे पहले वो उनको आग लगा देता है। तो यहां से बर्निंग द बोट्स, ये स्टोरी आप लोगों ने भी सुनी होगी, ये बड़ी फेमस स्टोरी है। मैं इससे बड़ा इंस्पायर हुआ। तो अप्रैल 2019 में लास्ट अटेम्प्ट मैंने अपनी जॉब से रिजाइन करके दिया। उसके बाद मेरा रिजल्ट आया यूपीएससी का, और आखिरी अटेम्प्ट, और फिर से रिजल्ट आता है कि आप फाइनल लिस्ट में फिर से चूक गए। तो उस टाइम पे जो मेरी हालत थी वो मैं समझ सकता हूं, मेरे घर वाले समझ सकते हैं। चारों तरफ एक मातम का सा माहौल था। 10 दिन तो बाहर निकलने में लग जाते हैं कि करना क्या है जीवन में। इतना सब कुछ कर लिया, इतना सब कुछ, अपना टाइम, एनर्जी, मनी इन्वेस्ट कर दी, हाथ में क्या लगा, कुछ नहीं। वो कहते हैं कि यूपीएससी में एक पीडीएफ आपका जीवन बदल देती है। अगर आप इन तो आप हीरो, और अगर आप आउट तो आप जीरो। तो इतना सब कुछ करके भी मैं जीरो था। मुझे खुद 10 दिन लग गए थे उस चीज से बाहर निकलने में। लाइफ में इंस्पिरेशन कई जगह से आती हैं। मैंने एक मूवी देखी थी पीसफुल वॉरियर, वहां से मुझे बहुत इंस्पायर करने वाली स्टोरीज मिली, कुछ लाइंस मिली। मैं आपके साथ 2 लाइनें शेयर करना चाहता हूं। पहली लाइन थी कि जर्नी इज ऑल दैट मैटर्स, नॉट द डेस्टिनेशन। हमें सिखाया जाता है कि यहां पहुंच जाओ, वहां पहुंच जाओ, उसके बाद ही तुम्हें खुशी मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो हमारा लाइफ का सफर है ना, अगर हम उसी पे ही फोकस करें तो हम उसको इतना एंजॉय करेंगे जिसकी कोई हद नहीं। सेकंड, देयर आर नो ऑर्डिनरी मोमेंट्स। उसमें वो उसका कोच होता है, वो उससे 3 चीजें पूछता है। फर्स्ट कि वेयर आर यू, उसका आंसर होता है हियर। सेकंड, व्हाट टाइम इज इट, उसका आंसर होता है नाउ। थर्ड, हु आर यू, उसका आंसर वो देता है कि दिस मोमेंट। तो ये जो 3 सवाल थे और इनके जो 3 आंसर थे, वो मेरे दिमाग में इतना उतर चुके थे कि मुझे अब हर क्षण उतना ही इंपॉर्टेंट लगता था जितना कि कोई और क्षण होता है। तो सक्सेस, फेलियर, हैप्पीनेस और सैडनेस, ये मेरे इनके जो आप बोल सकते हैं डिफरेंसेस थे, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गए थे। और इसी चीज ने मुझे हेल्प किया 6 अटेम्प्ट फेलियर्स के बाद दोबारा से खड़ा होने में। इतने सालों में मैंने कभी भी स्टेट परीक्षा नहीं दी थी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो मैंने सोचा हरियाणा की परीक्षा आई हुई है, उसको भी हम साथ में देते हैं। मैंने हरियाणा की भी परीक्षा क्वालिफाई करी, और 2019 दिसंबर में मैंने हरियाणा पीसीएस क्वालिफाई भी कर दिया था। यूपीएससी में लगातार 6 बार फेलियर्स के बाद भी मैं नहीं टूटा, मैं खड़ा हुआ। और मुझे जो सफलता यूपीएससी में नहीं मिल पाई, वो मुझे स्टेट हरियाणा पीसीएस सर्विसेज में मिली। मुझे इस चीज का बहुत खुश था, और मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप बार बार किसी चीज के लिए ट्राई करते हुए भी उस चीज को नहीं पा पाते, बट बिलीव मी, आप उससे बहुत कुछ सीखते हैं, और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप अपने सपने को पा लेंगे। यहां पे मैं आपके सामने एक ट्रॉय मूवी का इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूं। वहां पे आपने देखा होगा वो फेमस सीन जहां पे एक्लिस हेक्टर को बुलाता है लड़ने के लिए। यहां पे लाइफ हमें बुलाती है लड़ने के लिए हर बार, ठीक है।
तो हेक्टर को पता होता है कि वो एक्किलीज को नहीं हरा सकता, बट फिर भी वो उससे लड़ने जाता है और अपने घर वालों से कहता है कि मेरे को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि योद्धा जो है ना वो अंत तक लड़ता है, वो अपनी लड़ाई को कभी बीच में नहीं छोड़ेगा। वो जाता है, लड़ता है, वो हार जाता है और मर जाता है। तो इसी तरह हमें भी अपनी लाइफ की सारी लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी एक योद्धा की तरह, क्योंकि योद्धा जो है वो अंत तक लड़ता है। अब आपकी लाइफ की लड़ाइयां आपको लड़नी है, वो कोई और दूसरा नहीं लड़ सकता, ठीक है? तो अब आपको ही ये डिसाइड करना है कि आप हेक्टर की तरह वो अंतिम योद्धा बनना चाहते हैं या फिर एक भागे हुए सिपाही। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास क्या है? मेरे पास था एक्सपीरियंस अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी का, और मेरे पास था मेरा पैशन टू ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी एज ए सिविल सर्वेंट। जिन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने चरखी दादरी में अपनी एकेडमी शुरू करने की सोची। शुरुआत में घर वालों को ऐसी चीज बताते हैं तो बॉम्बार्डिंग सी हो जाती है। वो लोग कहते हैं कि ये क्या करोगे, अपनी डॉक्टरी की डिग्री है, डॉक्टरी की डिग्री से काम चलाओ, अच्छा खासा इनकम शुरू होगी। चरखी दादरी जैसे छोटे शहर में कौन सिविल सर्विसेज की तैयारी करेगा? दादरी से इतना पास है, लोग दिल्ली क्यों नहीं जाएंगे? पर मैंने सोचा कि जो लोग दिल्ली नहीं जा सकते ना, मुझे उनको गाइड करना है। जिन लोगों के पास पैसे नहीं है कोचिंग के लिए, मुझे उनको गाइड करना है। जो हाउसवाइफ्स घर से बाहर नहीं निकल सकती, लड़कियां जिनको बाहर नहीं जाने दिया जाता, मुझे उनको गाइड करना है दादरी में रहते हुए। इसी सपने के साथ मैंने अपनी एकेडमी शुरू करी, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं दादरी के हर गांव से एक IAS, IPS और सिविल सर्वेंट आने वाले कुछ सालों में जरूर तैयार करूंगा और अपने देश की उन्नति में भागीदार बनूंगा। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।